गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी कि भूगर्भिक समय मापक। भूगर्भिक समय मापक का मतलब होता है कि जो पृथ्वी के जो समय है जब से पृथ्वी बनी है उसके किस क्रम या किस काल में कैसे क्या कुछ घटित हुआ, और उन समस्त घटनाओं को अगर हम एक उसमें रख दें, सीक्वेंस में रख दें, एक काल के अनुसार रख दें, तो उसको हम कहेंगे भूगर्भिक समय मापक। तो क्या है कि पृथ्वी बहुत साल पहले बनी, करोड़ों साल पहले बनी। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी की आयु 460 करोड़ साल है, और सूर्य से अलग होने के बाद, क्योंकि पहले सूर्य का हिस्सा माना जाता था, उसके अलग होने के बाद लगभग 200 करोड़ साल पहले जो वाष्प और बाद में द्रव जैसे लचीले वह उत्तप्त यानी कि गर्म पिंड जैसी रही होगी ये। उसके बाद धीरे धीरे भूपरपट्टी ठोस होती चली गई, ठंडी होती चली गई, सिकुड़ती चली गई, और इस तरह से एक कंक्रीट पिंड के रूप में बहुत साल बाद आई, बहुत सालों बाद। और जो मनुष्य है वो तो बहुत ही थोड़े समय पहले आया है। तो हम पृथ्वी का किस प्रकार से मतलब पृथ्वी पर जीवन आया होगा, अगर उन घटनाओं को हम एक सिलसिलेवार एक सीक्वेंस में रखते हैं तो उसको हम भूगर्भिक समय मापक कहते हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? इसका उद्देश्य है पृथ्वी के इतिहास का मतलब जानना, या किन कालखंडों में किन भूगर्भिक लक्षण या जीवन के किन किन रूपों का उद्भव हुआ या विकास हुआ, कौन से रूप विलुप्त हुए यानी कि ख़त्म हो गए, उनका हमें जानना ही इसका उद्देश्य है। और महत्व क्या है इसका, इम्पोर्टेंस, जब आप इन चीज़ों को देखेंगे कब क्या बना, तो इम्पोर्टेंस तो है ही, हमें पता लगेगा कि कौन सा जीवन किस समय एग्जिस्टेंस में आया, किस समय उनकी उत्पत्ति हुई और कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, पहले कौन सा जीव आया और मनुष्य कब आया, और मनुष्य सभ्यता का विकास किस प्रकार हुआ। तो इस तरह से सभ्यता के विकास को जानने के लिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल का बहुत ज़्यादा महत्व है। उसके बाद हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को कालखंडों में बांटते हैं। जैसे पृथ्वी के इतिहास को विभिन्न कालखंडों में कैसे बांटेंगे, उनकी प्रकृति के आधार पर, चट्टानों की प्रकृति के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर, उनमें उपस्थित जो जीवाश्म है उनके आधार पर हम इसको बांटेंगे। और इनको कालखंडों को समझने के लिए चट्टानों को इतिहास समझने की कुंजी कहा जाता है। इसी आधार पर जेम्स हटन कहते हैं कि चट्टानें पृथ्वी के इतिहास की किताब के पन्ने हैं। जैसे हम एक पन्ने को उठाते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ, उसी प्रकार से हम जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स में जितने जीवाश्म हैं वो उनका अगर कार्बन डेटिंग के द्वारा उनकी आयु ज्ञात की जाती है तो हमें पता चल जाता है कि ये कैसे किस समय पर ये आए होंगे या किस समय पर इनकी उत्पत्ति हुई होगी। तो हम अध्ययन की सुविधा के हिसाब से पृथ्वी को इतिहास को हम कई उनमें बांटेंगे। जैसे महाकल्पों में बांटेंगे, कल्पों में बांटेंगे, युगों में बांटेंगे, युगांतरों में बांटेंगे। ठीक है। तो जो महाकल्प हैं वो सबसे बड़े होते हैं, महाकल्पों से छोटे कल्प होते हैं, कल्पों से फिर युग होते हैं, और युगों से छोटे युगांतर होते हैं। तो इस तरह से आप ये एक जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जैसे अगर महाकल्प की बात करते हैं, इयोन्स की बात करते हैं, तो इयोन्स जो हैं दो ही महाकल्प हुए हैं, फेनरोजोइक और प्रोटोजोइक। ठीक है, फेनरोजोइक और प्रोटोजोइक। उसके बाद फिर इन महाकल्पों को अगर हम फिर कल्पों में बांटते हैं, ठीक है, उनसे छोटे भागों में, तो जो फेनरोजोइक है वो 3 भागों में बांटते हैं, और जो पेट्रोजोइक है उसको 2 कल्पों में बांटते हैं। जो फेनरोजोइक महाकल्प है वो है नवजीवी कल्प, मध्यजीवी कल्प और पुराजीवी कल्प, 3 भागों में। ठीक है। प्रोटोजोइक जो सबसे पुराना है, 460 करोड़ साल पहले जो महाकल्प आया, उसको भी हम 2 कल्प में बांटते हैं, आर्कियन कल्प और प्री कैम्ब्रियन कल्प। ठीक है। जो आर्कियन कल्प था वो 460 करोड़ साल से आरंभ होकर 250 करोड़ साल तक रहा, और जो प्री कैम्ब्रियन है वो 250 करोड़ साल से लेके 60 करोड़ साल पहले आया। और जो 60 करोड़ से लेके जो अब तक की अर्थ है उसको हम 3 महाकल्प में बांटते हैं। जो सबसे पुराना है इस फेनरोजोइक महाकल्प का वो है पुराजीवी कल्प। आप देख सकते हैं पुराजीवी कल्प। जो फिर उसके बाद आया वो महाजीवी, और जो रिसेंट है वो है नवजीवी कल्प। तो जो फिर इनको हम बांटेंगे, कल्प के बाद किस में बांटेंगे हम, युग हो गया, कल्प हो गया, फिर युगों में बांटेंगे। तो जो युग हैं, जो आपका फेनरोजोइक युग है वो है कैम्ब्रियन युग। कैम्ब्रियन युग आया, मतलब पुराजीवी कल्प को हम फर्दर जो है ये बट गया 6 भागों में, 6 युगों में बट गया।
जैसे पूराजीवी विकल्प में सबसे जो पुराना है वो कैम्ब्रियन है, जो 60 करोड़ साल पहले आरंभ हुआ और 50 करोड़ साल तक चला, यानी कि 10 करोड़ साल का ये एक युग रहा कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन के बाद ऑर्डोविसियन युग रहा, 50 करोड़ साल से आरंभ होकर 43.5 करोड़ साल तक रहा। ठीक है, तो ये ऑर्डोविसियन युग आया। ऑर्डोविसियन युग के बाद सेल्यूरियन युग आया, और सेल्यूरियन के बाद डेवोनियन आया, और डेवोनियन के बाद कार्बोनिफेरस, और कार्बोनिफेरस के बाद पर्मियन युग। तो ये 6 युग आए पुराजीवी कल्प में। ठीक है, यानी कि 60 करोड़ साल से आरंभ होकर 22.5 करोड़ साल पूर्व तक ये चले। उसके बाद मध्यजीवी युग आया। मध्यजीवी युग को फिर हम 3 युगों में बांटते हैं। मध्यजीवी कल्प को हम 3 युगों में बांटेंगे। तो क्या है, ट्रायसिक युग जो कि 22.5 करोड़ साल से शुरू होकर 19.5 करोड़ वर्ष तक चला, ट्राइसिक। उसके बाद जुरैसिक जो 19.5 से लेकर 13.5 करोड़ साल तक चला। उसके बाद क्रिटेशियस युग आया, 13.5 से लेकर 6.5 करोड़ साल तक ये आया। ठीक है, तो ये जो मध्यजीवी कल्प है वो 3 युगों में बटा, ट्राइसिक युग, जुरासिक युग और क्रिटेशियस युग। फिर नवजीवी कल्प आया। तो नवजीवी कल्प जो है ये आया, इसमें 2 युग आए, टर्सरी युग और क्वाटरनरी युग। फिर अगर हम इसको कल्प उसमें बांटते हैं, युगांतरों में बांटते हैं, तो जो टर्सरी युग है वो आया, इसको हमने बांटा टर्सरी युग में पैलियोसीन युगांतर, इयोसीन युगांतर, ओलिगोसीन युगांतर, मायोसीन और प्लायोसीन। तो इस तरह से 5 ये बढ़ गए बेटा, मतलब युगांतरों में बट गया ये। ठीक है, जो क्वाटरनरी युग है वो सिर्फ 2 युगांतरों में बटा, एक तो है प्लीस्टोसीन और एक है होलोसीन युगांतर। तो क्या है, पहले है हमारे हैं महाकल्प, फिर आए कल्प, कल्प से युग और युग से युगांतर। ठीक है, हमने सिर्फ जो नवजीवी कल्प है और उसमें जो युग आए उनके युगांतरों को बांटा, बाकी में युगांतरों को नहीं बांटा है। ठीक है, इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, ये आपका आ गया भूगर्भिक समय मापक। तो इसके बाद अगर हम ये फेनरोजोइक जो महाकल्प है, ठीक है, जिसमें जीवन जो है आरंभ माना जाता है, सबसे लंबा और सबसे प्राचीन ज्ञात महाकल्प है। इसे क्रिप्टोजोइक महाकल्प या आद्य महाकल्प भी कहा जाता है। यूनानी भाषा में इसका अर्थ है गुप्त जीवों का महाकल्प, यानी कि जहाँ पर जीव जो थे लेकिन उनके कोई ट्रेसिस नहीं पाए गए हैं। ठीक है, इस महाकल्प के अधिकांश भाग में पृथ्वी की गैस या तरल या तप्त अवस्था के कारण जीवन के किसी भी रूप का अस्तित्व संभव नहीं था। यह महाकल्प पृथ्वी के जन्म के 460 करोड़ साल पहले जो है वो आया, संभव हुआ, मतलब 460 करोड़ साल पहले, और आज से लगभग 60 करोड़ साल पहले है, यानी कि 400 करोड़ सालों में पूरा पेट्रोजोइक महाकल्प रहा, इतना बड़ा समय रहा। ठीक है, और इसके मोटे तौर पर मैं पहले बता चुकी हूँ कि आर्कियन कल्प और प्री कैम्ब्रियन कल्प के जो है महाकल्प के रूप में इसको संबोधित किया गया, लेकिन वास्तव में ये कल्प हैं और पेट्रोजोइक महाकल्प के उप विभाग हैं। इस महाकल्प में पृथ्वी के निर्माण के बाद उसका शीतलन और संपीड़न हुआ, जिसमें भूप्रपट्टी का विकास हुआ। इस महाकल्प में बनी चट्टानों के आरंभिक चट्टानें जो सबसे पुरानी होने के कारण भूपटल का आधार बनाती है, यानी कि सबसे नीचे यही हैं। इसके बाद में बनने वाली चट्टानों के ऊपर बनी, जिससे ये चट्टानें नीचे दबती चली गई, और इस महाकल्प की चट्टानें शायद कभी भी भूतल पर दिखाई नहीं देंगी। तो इसमें जो ग्रेनाइट और नीस हैं, ये इस प्रकार की चट्टानें हैं जो इस महाकल्प में बनी, जिसमें सोना और लोहा पाया जाता है। भारत में मिलने वाली धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यनकर्म की चट्टानें आद्य महाकल्प में बनी हुई मानी जाती हैं। इस महाकल्प की समाप्ति की अवधि कुछ वर्ष पूर्व जो ह्यूरोनियन हलचलें हैं, उनके पेंजिया महाकल्प का विखंडन 4 भूभागों में हो गया। जो हमने पेंजिया पूरा जो अर्थ के पूरे ये माना जाता है कि पूरी अर्थ एक भूभाग के रूप में सिमटी हुई थी। ठीक है, और उसको हम पेंजिया कहते हैं। तो पेंजिया को विघटन हुआ ह्यूरोनियन मूवमेंट से, और इसको फिर हम 4 भागों में बटा, गोंडवाना लैंड, साइबेरियन लैंड, बाल्टिक शील्ड और कैनेडियन शील्ड के नाम से इसको जाना गया। ठीक है, और इस जो महाकल्प के अंतिम चरण में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो बैक्टीरिया, स्पंज, शैवाल जो एक कोशिकीय जीव थे, सिंगल सेल, उनका जन्म हुआ। और उसके बाद करोड़ों साल बाद ये बैक्टीरिया कोमल शरीर को बहुकोशिकीय जीव जैसे कोरल, जेली फिश, कीड़ों के रूप में विकसित हो गए। संभवतः यही कारण है कि महाकल्प में जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि ये एक शेल है, कोई हड्डियाँ थी नहीं इनमें, तो इसलिए इसमें कोई जीवाश्म इनकी चट्टानों में नहीं पाए जाते हैं। अतः जो आद्य महाकल्प है इसको हम क्या कहेंगे, हम गुप्त जीवों का महाकल्प कहेंगे। और इसमें सर्वाधिक विवर्तनिकी हलचलें हुई, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक रचनात्मक अवस्था में थी, मतलब बन रही थी, सिकुड़ रही थी, ठंडी हो रही थी, और एक
ठंडी होके जो है कॉम्पैक्ट हो रही थी, जिससे ज्वालामुखी क्रिया काफ़ी इसमें विशेषताएं रही, ज्वालामुखी क्रियाएँ काफ़ी सक्रिय रही। फिर दूसरा आ जाता है फेनरोजोइक महाकल्प। फेनरोजोइक महाकल्प होता है, ये भी यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है क्या मतलब होता है इसका, दृश्य रूपी जीव, यानी कि दिखाई देने वाले जीव। तो फेनरोजोइक महाकल्प को फिर तीन पुण्य भागों में बांटा गया, पुराजीवी और मध्यजीवी और नवजीवी। ठीक है, तो जो फिर पुराजीवी कल्प आ जाता है, पुराजीवी कल्प का आरंभ 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ और समाप्ति 22.5 करोड़ यानी कि 37.5 करोड़ वर्ष की अवधि वाले इस कल्प को को 2 भागों में और 6 उपभागों में बांटा गया। पूरा पुराजीवी कल्प, नवजीवी कल्प, इसमें जो युग आए वो था कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, और जो नवीन पुराजीवी कल्प आया उसमें आया डोविनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। ठीक है, ये यानी कि 5 के 5 नहीं 6 के 6 जो है ये किस में आए, पुराजीवी कल्प में आए। अब देखेंगे पूरा कैम्ब्रियन युग, यह 60 करोड़ पहले आरंभ होकर 50 करोड़ साल पहले समाप्त हो गया और इसकी अवधि 10 करोड़ साल रही। और कैम्ब्रियन युग पुराजीवी कल्प का आरंभिक चरण जिसे बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का उदय हुआ और इस कारण कैम्ब्रियन युग को बिना रीढ़ की हड्डी वाला जीव कहा जाता है, युग कहा जाता है। इस युग में छिछले सागरों का पृथ्वी के बड़े भागों में विस्तार हो गया और विश्व के आरंभिक अवसादी शैलें और उसका निर्माण का यंत्रित शैलें भी इसी युग में बनी। और इस युग में अवसादों द्वारा निर्मित चट्टानों में चूना पत्थर, बालू पत्थर, शैल इत्यादि प्रमुख है और इन चट्टानों के संस्तरों में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। फिर है ऑर्डोविशियन युग, यह युग 50 करोड़ साल पहले आरंभ होकर 43.5 करोड़ साल पहले ख़त्म हुआ, यानी कि 6.5 करोड़ साल की अवधि वाले इस युग की समुद्री नितल में विस्तृत ज्वालामुखी क्रियाएँ हुई और कैलिडोनियन जो उच्चावचन है यानी कि जो पर्वत बनने की प्रक्रिया है वो आरंभ हुई। स्थल पर समुद्र के अतिक्रमण में तीव्रता यानी कि समुद्र जो है स्थल के ऊपर आ गया, उसका अतिक्रमण हो गया और स्थल का बहुत बड़ा भूभाग जलमग्न हो गया और जलवायु संभवतः गर्म थी और घास के रूप में समुद्री वनस्पति पहली बार इसी युग में दिखाई दी। और सागरीय भागों में यानी कि सागरी का विस्तार हो गया ना, सागर ऊपर तक आ गए तो जलीय भागों का बाहुल्य बढ़ा, यानी कि जलीय जीव जंतु यहाँ पर पैदा हुए। ठीक है, और इस युग के अंतिम चरण में पर्वत निर्माणकारी हलचलें आरंभ हुई, जिससे उत्तरी अमेरिका जो एप्लेशियन पर्वतमाला है वो इस युग में उसका निर्माण हुआ था। फिर है सेल्यूरियन युग, यह युग 4 करोड़ वर्ष इसकी अवधि थी जो 43.5 से शुरू होकर 39 करोड़ साल तक ये चला। इस युग में समुद्र तल पर पीरियोडिक रूप से उठता और गिरता रहा और भूपटल बिना पत्तों की वनस्पति और सागरीय भागों में बिना रीढ़ की हड्डी वाले उच्च श्रेणी के श्वास लेने वाले जीवों की बहुलता रही। सागरीय भागों में इसी कल्प में परवालों और बिना जबड़े वाली मछलियों के रूप में रीढ़ वाले जीवों का उद्भव हुआ, तो इस युग को हम रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का युग कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव कौन से हैं, रीढ़ की हड्डी